जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी का गद्य खंड का यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का गद्य खंड का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर बातचीत से लेकर और शिक्षा तक देखेंगे, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक ले देखेंगे। चलिए अब चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन का शुभ आरंभ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बातचीत चैप्टर से लिया गया है ये सब क्वेश्चन। अभी बातचीत चैप्टर से ये सब क्वेश्चन है। चलिए चैप्टर नंबर 1 है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बेनी प्रसाद भट्ट आपका राइट आंसर हो जाए। अगर ये आप वीडियो देख ले रहे हैं तो आपका 1 शॉट गद्य खंड का समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो एक ललित निबंध है जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचना जो किया गया है, ये एक ललित निबंध है। चलिए देखिए, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। जो बाल कृष्ण भट्ट हैं ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म होता है। 23 जून 1844 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। तो बाल कृष्ण, देखिए जो संयोगिता स्वयंवर है किनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, संयोगिता स्वयंवर रचना है कि किसका है। तो श्रीनिवास दास का रचना है। जो संयोगिता स्वयंवर है किसका रचना है, श्रीनिवास दास का रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, क्योंकि नूतन ब्रह्मचारी सौजान और सद्भाव का अभाव ये सब बालकृष्ण भट्ट का ही किया गया रचना है। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। आपका राइट आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका, बातचीत किस विधा की रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। जो एक बातचीत है ये एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, रविशंकर कुरसू ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे के मुंह से। फ्राइडे के मुंह से उन्होंने बात सुना था रविशंकर कुरसू ने 16 वर्षों के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार है, यानी कि बातचीत है ये निबंध के लिखा है। तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, बालकृष्ण भट्ट के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भट्ट जी को
किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। किसने रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। जो बाल कृष्ण भट्ट है वो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना प्रारंभ कब किए थे? मासिक पत्रिका तो 1877 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट जो हैं हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इसमें आपका राइट आंसर देखिए, पद्मावती जो है यह बाल कृष्ण भट्ट का ही लिखा हुआ है और वेणी संहार ये भी लिखा हुआ है, लेकिन मेघदूत जो है ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नंदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को नंदी पाठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख ही नहीं देखे थे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, बोलने से ही मनुष्य का रूप का सत्कार होता है, यह किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सत्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का मत है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो 2 व्यक्ति में हो सकती है। असल बातचीत एडिसन के अनुसार क्या था, कितने लोगों में हो सकती है? तो 2 व्यक्तियों में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाक शक्ति। वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, क्योंकि अगर कोई बोलेगा नहीं तो सृष्टि कहाँ से चहल पहल जैसा यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, इसीलिए वाक शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर। चलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों द्वारा सर्वाधिक प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में, क्योंकि जो बातचीत करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ कला है ना, वो उसको ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यह कला जो है यूरोप के लोगों में ही पाया जाता है। चलिए बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। जो बाल कृष्ण भट्ट है आधुनिक काल के रचनाकार हैं। जो बाल कृष्ण भट्ट है आधुनिक काल के रचनाकार हैं। देखिए आपका चैप्टर नंबर 1 जो है बातचीत जो है आपका समाप्त हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 2 में एंट्री करते हैं। देखिए अब आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये सब आपका चैप्टर नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका उसने कहा था वही कहानी है लाना सिंह और सूबेदारनी की कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बुध का कांटा रचना है। बुध का कांटा किसकी रचना है? तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। बुध का कांटा श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20वीं सदी के। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं वो 20वीं सदी के लेखक
थे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियाँ लिखी थी? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 3। जो गुलेरी जी हैं उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक जो है लहना सिंह जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हारे को हरिनाम, क्योंकि देखिए सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा और उसने कहा था, ये सब उनका रचना है। लेकिन जो हारे को हरिनाम है वो श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी का नहीं है रचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, या प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या इसमें सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये युद्ध की भी कहानी है और दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम बलिदान की भी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर का इसमें चित्रण है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लहना सिंह किस पद पर था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमादार है। लहना सिंह जमादार पद पर था, क्योंकि वो लहना सिंह जो है वो 77 सिख राइफल का जमादार भी था, इसलिए वो जमादार के पद पर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पलटन का विदूषक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह ही थे। चलिए सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? बोधा सिंह था, क्योंकि और सूबेदार हजारा सिंह का केवल एक ही लड़का था और उसका नाम था बोधा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी वालों के साथ। जो भारतीय सिपाही थे उनका संघर्ष जर्मनी वाले के साथ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह ने। जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 77। जो लहना सिंह थे 77 सिख राइफल के जमादार थे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में। जो सरकार ने सूबेदार को है वो लायलपुर में ही जमीन दी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है सुखमय जीवन। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने कहा था जो कहानी है वो 1915 में ही प्रकाशित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कछुआ धर्म किसकी कृति है? आपका राइट आंसर श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कृति है कछुआ धर्म। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, पुरानी हिंदी रचना है, किनकी रचना है? तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी का लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जो देवना प्रिय है, पुरानी हिंदी है, मुर्शी मोह कुंठाव है, ये सब गुलेरी जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कुरमाई का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगनी। कुरमाई का अर्थ अब मंगनी होता है।
क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बोधा सिंह कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा सूबेदार का एक बेटा था, यानी सूबेदार हजारा सिंह का एक बेटा था वो। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर के रहने वाले थे, अमृतसर के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी कहानी श्री चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कफन, क्योंकि जो श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं उन्होंने सुखमय जीवन लिखा था और बुद्ध का काटा लिखा था और उसने कहा था लिखा था, लेकिन कफन नहीं लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलेर। जो गुलेरी जी हैं वो गुलेर नामक ग्राम में रहते थे। चलिए देखिए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? यहाँ पर मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर युग रहेगा, किस युग के कहानीकार हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। जो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं वो आपका द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। किस युग के रचनाकार हैं? तो द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। जो लहना सिंह है वो उसने कहा था कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, पुरानी हिंदी रचना किनकी है? तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है पुरानी हिंदी रचना। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, कीरत सिंह कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह का भतीजा था। जो कीरत सिंह है वो लहना सिंह का भतीजा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? यही प्रश्न करता था कि तेरी कुरमाई हो गई, यही प्रश्न लहना सिंह पूछते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लप्टन साहब, यहाँ पर लप्टन नहीं होगा, देखिए पलटन साहब होगा। पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में खोद कर जाने को कहता है? तो आपका राइट आंसर होगा 10 आदमी कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा मामा जी। जो अमृतसर हैं वो लहना सिंह के मामा जी थे। और सूबेदारनी जो हैं सूबेदारनी का बचपन का नाम कमली था और उनकी भी मामा जी थे वो भी अमृतसर में ही रहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो आपका राइट आंसर होगा वजीरा सिंह। लहना सिंह जो हैं सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह के यहाँ भेजता है, वजीरा सिंह को भेजता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? तो लहना सिंह को उन्होंने कहा था कि आप मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करिएगा। और लहना सिंह ने अपने प्राण त्याग कर सूबेदारनी का पति और उनका पुत्र की रक्षा किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। जो लहना सिंह का सिर था वो देखिए जब उनका निधन हो रहा था उस समय लहना सिंह का सिर उनकी किनके गोद में लेकर बैठा था? कौन बैठा था लहना सिंह का सिर? तो
वजीरा सिंह जो थे वही अपना गोद में लेकर लाना सिंह को बैठे थे। चलिए, ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था आपका समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, संपूर्ण क्रांति में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, संपूर्ण क्रांति। अब चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 आपका क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी इस देश की जनता को न जाने कितनों मील जाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग नर्सिंग होम में आपका हो जाएगा बिलिंगटन नर्सिंग होम आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अस्पताल में दिनकर जी का जन्म हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलिंगटन नर्सिंग होम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल माना जाता है? अमेरिका का दलाल माना जाता है। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान नाम था। क्वेश्चन नंबर 6 है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर ही जयप्रकाश नारायण को प्रेरणा मिली थी अमेरिका जाने की, इसीलिए उनको अमेरिका का दलाल कहा जाता है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर सदानंद जी। सदानंद जी ही फ्री प्रेस के मालिक थे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? तो आपका राइट आंसर होगा बिहार विद्यापीठ से उन्होंने पास किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? क्लास 10th में भी था आपका। आपका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और देखिए 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में ही जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे, जब लेनिन का मृत्यु हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? मैला आंचल जो है वही आपका फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा अब्दुल गफूर। जो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनका नाम था अब्दुल गफूर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी के लेखक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा
देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि यहाँ पर 1998 में मिला था। कब मिला था? तो 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि मिली थी। यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर रत्न होगा, रल नहीं होगा, रत्न होगा। भारत रत्न की उपाधि मिली थी उनको 1998 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकनायक। भारत की जनता जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानती है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ से और कब दिया था? तो देखिए पटना से दिया था। पटना के गांधी मैदान से 5 जून 1974 ईस्वी को उन्होंने भाषण दिया था। चलिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो बाउल नाम था। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल और जयप्रकाश नारायण के माताजी का नाम था फूल रानी। उनके पिताजी का हर्षु दयाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो गया संपूर्ण क्रांति। जो जयप्रकाश नारायण है सो उसने संपूर्ण क्रांति लिखा था। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, स्पीच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण की रचना है। जो संपूर्ण क्रांति है ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किनका है? तो जयप्रकाश नारायण जी का है। जयप्रकाश नारायण जी ने ही पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो गया सीतावती एरा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण के जन्म सीतावती एरा में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 ईस्वी में किया था। संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्सेस पुरस्कार। इनको मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर के यहाँ जयप्रकाश नारायण मद्रास में रुके थे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई पीढ़ी के हाथों में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ जी के घर पर ही उनको दिल का दौरा पड़ गया था, जिनके वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ISC की परीक्षा दी थी। बिहार विद्यापीठ से जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा दी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार देखिए पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। किसके मुंह से? दीक्षित जी के मुंह से। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी को जयप्रकाश नारायण भाई कहते थे। चलिए ये आपका चैप्टर नंबर 3 समाप्त हुआ।
आपका चैप्टर नंबर 3 समाप्त हुआ। अब हम एंट्री करते हैं चैप्टर नंबर 4 में एंट्री करते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 4 में हम लोग एंट्री करते हैं जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर के देखिए अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 4 जिनका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किनका नाम है जी? तो शिव शंकर जी। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप है। इसी के बारे में वर्णन है। और देखिए जो अर्धनारीश्वर जो नाम है ये शिव शंकर जी का ही नाम है, भगवान शिव शंकर जी का ही नाम है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। पद्म भूषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण दिनकर जी को पुरस्कार मिला था। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जो अर्धनारीश्वर चैप्टर है किनका रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा बेगूसराय जिले में दिनकर जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्धनारीश्वर किस गण का समन्वय है? तो आपका राइट आंसर होगा नारी और पुरुष दोनों का, यानी कि किसका कल्पित रूप है? तो नारी और पुरुष का दोनों का है यहाँ पर। तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। और किसका गण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों का, यानी इसमें नारी का भी भगवता रहता है और पुरुष का भी मान्यता इसमें रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा प्राणभंग। देखिए दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक रचना कौन सी है? तो प्राणभंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर जी पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर में उनका पहली कविता प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दिनकर जी के अनुसार यदि पति का विचार है तो पत्नी क्या है? पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भावना। दिनकर जी के अनुसार अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। और भगवान बुद्ध ने नारियों को जब से देखिए भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था उसी समय से बौद्ध धर्म का विनाश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पुरुष जब नारी के गढ़ लेता है तब वह देवता बन जाता है। देखिए जब पुरुष जब नारी के गढ़ लेता है तो देवता बन जाता है, किंतु नारी नर के यहाँ पर देखिए गुण रहेगा, गढ़ लिखा के यहाँ पर गुण रहेगा। देखिए पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो देवता बन जाता है, किंतु नारी अगर नर का गुण सीखती है तब तो वो राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है? तो देखिए प्रेमचंद का कथन है। यह प्रेमचंद का कथन है। प्रेमचंद का कथन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनका कथन। चलिए ठीक है, यहाँ पर प्रेमचंद का कथन है ये वाला। चलिए अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा एकांकी। जो अर्धनारीश्वर है क्या है? एक एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने अपने
जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने नारीत्व की साधना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राक्षसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद्र के अनुसार है, आप लोगों के अनुसार जो भी होगा, लेकिन प्रेमचंद्र के अनुसार यह है कि जब अगर नारी पुरुष का गुण लेती है ना तो वह राक्षसी हो जाती है। यह किसने कहा था? तो प्रेमचंद्र ने कहा था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र जो है दिनकर जी की नहीं है। उर्वशी है, रसमायती है और जूठन है, ये सब आप है आपका। कुरुक्षेत्र भी तो उनका ही था जी, कुरुक्षेत्र जो है उनका ही था। यहाँ पर नारी से दिनकर का ही था। लेकिन देखिए जो जूठन है, जूठन उनका नहीं है। जूठन जो है जयप्रकाश वाल्मीकि का है। जूठन जो है जयप्रकाश वाल्मीकि का है, ये रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जूठन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की नहीं है। परशुराम जी की प्रतीक्षा दिनकर जी की नहीं है। दिनकर को किस कृति व भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी पर उन्हें देखिए उर्वशी पर ही उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर ही उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कहा जाता है कि अगर देखिए किसी को ज्ञान मिलता है ना वो आदमी उड़ने लगता है, इसीलिए उर्वशी हो गया। ये थोड़ा ट्रिक हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो आपका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र का राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप है, किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। गंधारी थी, गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी, दुर्योधन की माता थी और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। चलिए, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र कौन थे जी? प्रेमचंद्र थे वो कथाकार थे, प्रेमचंद्र कथाकार थे। दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग का कवि हैं दिनकर जी, छायावादोत्तर युग का कवि हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? तो राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति हैं संस्कृति के 4 अध्याय। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? आपका राइट आंसर हो गया शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका इंड हो गया, यानी ख़त्म हो गया। अब हम लोग एंट्री करते हैं चैप्टर नंबर 5 में। अब हम लोग एंट्री करते हैं चैप्टर नंबर 5 में एंट्री करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपका रोज। चैप्टर नंबर 5 है रोज है आपका। देखिए, चैप्टर नंबर 5 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे और इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आ गया आपका क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है रोज। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सचिदानंद हीरानंद वत्सनयन आ गए।
द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो रोज है। जो रोज कहानी है किसने लिखा था? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगय ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेय का मूलतः क्या है? अगेय मूलतः क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा कहानीकार हैं। अगेय मूलतः क्या है? तो कहानीकार हैं। अगेय जी ने इंटर कहाँ से किया है? तो आपका राइट आंसर होगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर किया है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर किया है। अगेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में इनका पहली कहानी प्रकाशित हुआ था। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालती। मालती महेश्वर की पत्नी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अगेय जी कौन सी कहानी ग्रेगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोज। जो रोज कहानी है यही ग्रेगिन नाम से प्रसिद्ध है। ग्रेगिन क्या है? एक रोग है। चलिए लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष बाद। जो लेखक है 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आते हैं। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? तो आपका राइट आंसर है ग्रेगरीन का, वो बीमारी का ऑपरेशन करते थे, ग्रेगरीन का। चलिए मालती के पति का क्या नाम था? तो महेश्वर था जी। महेश्वर मालती के पति का नाम था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है आमधारी सिंह दिनकर को। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो आपका राइट आंसर होगा आनंद बंधु का उन्होंने पत्रिका का संपादन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अगेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आम का फल लेकर आया था। जो महेश्वर हैं वो आम का फल लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर। जो महेश्वर हैं वही ग्रेगिन का रोग का इलाज करते थे। अगेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर होगा 10 वर्ष की उम्र में। अगेय जी हैं जो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगेय हैं, उन्होंने 10 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ में कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मालती का पति क्या है? तो एक डॉक्टर है। जो मालती का पति हैं वह एक डॉक्टर हैं। देखिए तार सप्तक का संपादक कौन है? यानी किसने किया था? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगेय ने किया था तार सप्तक का संपादन। अगेय किस वाद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद से संबंधित है। अगेय जी हैं जो प्रयोगवाद से संबंधित हैं। इनमें अगेय का नाटक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी जो है यही अगेय जी का नाटक है, उत्तर प्रियदर्शी। ग्रेगिन इनमें किससे संबंध है? ग्रेगिन का संबंध इनमें से किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा बीमारी से संबंध है। ग्रेगिन एक बीमारी है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती के देखिए जो मालती और महेश्वर की जो संतान है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था टिट्टी नाम था। उनका नाम था टिट्टी। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा अगेय जी की रचना है। नदी के द्वीप किनकी रचना है? तो अगेय जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार, इस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगेय का जन्म कब हुआ था?
सचिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अगेय का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को उनका जन्म हुआ था। अगेय के पिता का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, उनका पिता का नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी पुस्तक अगेय की है? तो आपका राइट आंसर होगा हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर उनका पुस्तक था। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी रचना अगेय की नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा तिरिच। जो तिरिच है ये अगेय की रचना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रोज कहानी की नायिका है कौन है? तो मालती जी हैं रोज कहानी की नायिका। क्वेश्चन नंबर 29 है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आया है कौन आया है? मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई आया है रोज कहानी में यहाँ पर अतिथि बनकर। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 से समाप्त होती है। कौन सी कृति अगेय की नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव नहीं है, क्योंकि देखिए कितनी नावों में कितनी बार ये तो हैवे किया है, सदा नीरा है, हरी घास पर क्षण भर है, लेकिन पल्लव जो है ये उनका अगेय जी का कृति नहीं है। कौन सी कृति अगेय की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नदी के द्वीप अगेय जी का कृति है। नदी के द्वीप जो है ये अगेय जी का कृति है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोज इनमें से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आलोचना का अंश है। जो रोज है ये क्या है? आलोचना का अंश है। जो रोज है ये आलोचना का अंश कहाँ से हो जाएगा जी? ये कहानी ना है जी, कहानी है, शुरू में पढ़े हैं, यह एक कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अगेय जी हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास है। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो ये एक उपन्यास है। अगेय की माँ का नाम था, क्या नाम था? अगेय का माता जी का क्या नाम था जी? वयंती देवी नाम था। क्या नाम था? वयंती देवी नाम था। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगेय जी थे। कौन थे? सचिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अगेय जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 भी समाप्त हुआ। आपका चैप्टर नंबर 5 भी समाप्त हुआ। अब हम लोग एंट्री करते हैं चैप्टर नंबर 6 में, और आपका चैप्टर नंबर 6 है एक लेख और एक पत्र है। इनको देखिए, एक लेख और एक पत्र को किसने लिखा था? तो भगत सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? तो भगत सिंह ने लिखा था। ये एक लेख और एक पत्र जो है इनको भगत सिंह ने लिखा था, और चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट ही करते हैं, और इनका रचनाकार का भी नाम की जान जाए। यहाँ पे एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? भगत सिंह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वही है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो आपका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। कब किया था? तो 1926 ईस्वी में किया था। उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो आपका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत देखिए भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष।
12 वर्ष से ही भगत सिंह जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। भगत सिंह कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के मोह भंग कब हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में भगत सिंह जो है कांग्रेस और महात्मा गांधी के मोह भंग हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। और जो भगत सिंह हैं वो किस दल के नेता थे? तो गरम दल के नेता थे और महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे। चलिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? यानी कि भगत सिंह कब शहीद हुए थे, उनका कब मृत्यु हुआ था? चलिए तो देखिए उनका शहादत था 23 मार्च 1931 को उनका शहादत था। यानी कि वो देश के लिए शहीद हो गए 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर होगा प्रताप पत्रिका से जुड़े थे। किस पत्रिका से? तो प्रताप पत्रिका से उन्होंने जुड़ा था। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम। प्रेम नाम का देखिए भगत सिंह के हृदय में प्रेम नाम का भावना का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि जो भगत सिंह हैं वो एक क्रांतिकारी थे और वो बचपन से ही एक क्रांतिकारी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है भगत सिंह ने घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? भगत सिंह किससे घृणित और कायरतापूर्ण मानते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्महत्या। आत्महत्या को भगत सिंह घृणित और कायरतापूर्वक मानते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौजवान भारत सभा का गठन किया था। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था 1926 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युदंड का उनको विश्वास था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है प्रिंस किपोटिन कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र का विद्वान था। जो प्रिंस किपोटिन था वो कौन था? अर्थशास्त्र का एक विद्वान था। भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी फांसी? तो 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दिया गया था और उनका शहादत भी उसी दिन था। चलिए एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी थे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह के चाचा का नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह उनका चाचा का नाम था। भगत सिंह देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 है विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किनका लिखा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह का लिखा हुआ है विद्यार्थी और राजनीति। क्वेश्चन नंबर 23 है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता से मतवाला पत्रिका निकलती थी। क्वेश्चन नंबर 24 है भगत सिंह प्रभावित थे किससे प्रभावित थे? तो कॉलर मार्क्स से प्रभावित थे। जो भगत सिंह है वो किससे प्रभावित है? तो कॉलर मार्क्स से प्रभावित हैं।
मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, यानी ये किसका द्वारा लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा ये लिखा हुआ है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। बंदी जीवन किसकी कृति है। तो आपका राइट आंसर होगा सचिदानंद, देखिए सचिदानंद सान्याल की है, सचिदानंद सान्याल की है यहाँ पर बंदी जीवनी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव को पत्र लिखा था। जो भगत सिंह हैं उन्होंने किनको पत्र लिखा था, तो सुखदेव को पत्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह देखिए भगत सिंह के भाई थे। कौन थे, तो भाई थे कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र पर संपादन करते थे। तो आपका राइट आंसर होगा प्रताप। जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं वो किस पत्र पर यहाँ पर संपादन करते थे, तो प्रताप पर संपादन करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया था। चलिए, और वहीं पर उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए, अब यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 भी समाप्त हुआ। गद्य खंड का चैप्टर नंबर 6 से एक लेख और एक पत्र भी समाप्त हुआ। अब हम लोग अगला चैप्टर में एंट्री करते हैं, और आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 है आपका ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जिनके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। चलिए, चैप्टर है आपका ओ सदा नीरा, और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुजन संप्रेरण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन संप्रेरण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो सचिदानंद देखिए जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। किसने लिखा था, जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा था। और जो है ओ सदा नीरा जो चैप्टर है इनको क्या लिखा था, जगदीश चंद्र माथुर जी ही लिखे थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो ओ सदा नीरा है, ओ सदा नीरा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। जो ओ सदा नीरा है यह क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निबंध है। जगदीश चंद्र माथुर का मूलतः क्या थे। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो नाटककार थे। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो नाटककार थे। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा चंपारण पर लिखी गई है। किस पर लिखी गई है, तो चंपारण पर लिखी गई है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण में बाढ़ आखिर किस लिए आता है, तो जंगलों की देखिए जंगलों का कटना। देखिए चंपारण में ज़्यादातर आज जंगल को काटा जा रहा है। जंगल को आज यहाँ पर जंगल को काटा जा रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। जो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं वो मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती। उन्होंने 3 कथिया प्रणाली लगाया था, जो कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना था, जिससे क्या होता था कि ज़मीन अनउपजाऊ हो जाता था। यानी कि ज़मीन जो है नील की खेती करने से उपजाऊ नहीं रहता था।
इसीलिए महात्मा गांधी ने इसका पूरा विरोध किया था। चलिए, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1325 ईस्वी में उन्होंने सामना किया था। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले से कब लाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी के अंत में। 18वीं सदी के अंत में धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुंडलिक जी कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा शिक्षक थे। जो पुंडलिक जी हैं कौन थे? शिक्षक थे एक। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का रचित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क। कोणार्क को जगदीश चंद्र माथुर जी ने ही रचित किया था, यानी उनकी रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यावारिधि। विद्यावारिधि जगदीश चंद्र माथुर ने यहाँ पर माथुर को उपाधि मिला था विद्यावारिधि। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचाने पर कौन मिले? माथुर जी को भितिहरवा पहुंचाने पर कौन मिले? तो आपका राइट आंसर होगा पुंडलिक जी। माथुर जी जब भितिहरवा पहुंचे तो वहाँ पर पुंडलिक जी मिले थे, जो कि एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी से। गांधी जी से उन्होंने निर्भीकता सीखी थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, कटारक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंपारण के धांगड़ कहाँ से आए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर से आए थे। जो चंपारण के धांगड़ थे वो लोग छोटा नागपुर से आए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो आपका राइट आंसर अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए थे। अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील की खेती से है। इसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना था, जो कि ये अंग्रेजों द्वारा चलाया गया एक कानून था। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो भिखनाथोरी तक जाती है। भिखनाथोरी तक पंडई नदी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बराज कहाँ बन रहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैंसालोटन में बन रहा था। जो बराज है कहाँ बन रहा था? तो भैंसालोटन में बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 23 है, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आम्रवन। जो आम्रपाली हैं उन्होंने तथागत को आम्रवन ही सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एक महुए के पेड़ के नीचे। एक महुए के पेड़ के नीचे उन्होंने शरण दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैशाली महोत्सव की बीजारोपण किया था। किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेशमी टाक। रेशमी टाई जो है माथुर जी की नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर जी की रेशमी टाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी कृति माथुर जी की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोर का तारा माथुर जी का कृति है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बोलते क्षण किस साहित्यक विधा की कृति है? तो आपका राइट आंसर होगा निबंध है। एक बोलते क्षण जो है एक साहित्यक कृति है, एक निबंध है। ओ सदा नीरा
ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। धारण शब्द किस शब्द से विकसित है? तो आपका राइट आंसर होगा थार। जो धारण है किस शब्द से विकसित है? तो थार शब्द से विकसित है। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी ने ही किया था। ओ मेरे सपने क्या हैं? ओ मेरे सपने क्या हैं? तो आपका राइट आंसर होगा नाटक हैं। ओ मेरे सपने क्या हैं? नाटक हैं। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष पहले ही उनका आविर्भाव हुआ था। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गया सिद्धुंतुला का मुकाबला करना पड़ा था। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कोड़ोक के नाटककार कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। 10 तस्वीरें का रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 38 भी समाप्त हुआ और चैप्टर नंबर 7 भी आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग एंट्री करेंगे चैप्टर नंबर 8 है आपका सिपाही की माँ। चैप्टर नंबर 8 है आपका सिपाही की माँ, जिनको मोहन राकेश ने लिखा था। चलिए अब इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और पूरा फिनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? तो वर्मा में है। रंगून वर्मा में है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। क्या है? आषाढ़ का एक दिन है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? या सिपाही की माँ के रचनाकार हैं? कौन है? मोहन राकेश जी हैं सिपाही की माँ के रचनाकार। बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ की पत्रा है बिस्नी किसकी पत्रा है? तो यहाँ पर सिपाही की माँ चैप्टर की पत्रा है। मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्नी। मानक की माँ का नाम क्या है? बिस्नी नाम है। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में मानक जो है सिपाही के रूप में वर्मा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माँ बेटी की। माँ बेटे की यहाँ पर कथा प्रस्तुत की गई है। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारिका के संपादक रहे हैं। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिट्ठी लेने के लिए। जो मुन्नी है डाक बाबू के पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी लेने के लिए। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती है? तो आपका राइट आंसर जो मानक है जो बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो आपका राइट आंसर होगा पानी मांगता है। पानी मांगता है। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल और दाल मांगती है। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा था? आपका राइट आंसर होगा ईसाई लड़की ने कहा था। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो गया दरियाई घोड़ा नहीं है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन तो अइबे किया है और फौलाद का आकाश भी है और इंसान का
खंडहर भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न आने वाला कल है मोहन राकेश की रचना। किसकी माँ पागल हो गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिपाही की। सिपाही की माँ पागल हो गई है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष की मुन्नी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो बिस्नी की पड़ोसन कौन है? कुंती है, जो कि हमेशा बकबक बकबक करती रहती है और हमेशा टॉर्चर करती रहती है। मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलवार को। मंगलवार को चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है कि मंगलवार को मानव का चिट्ठी आ जाएगा। इस तरह से भविष्यवाणी करती हैं। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवा को डाल दूंगा? कौन कहता है? तो सिपाही कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे को डाल दूंगा। किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारों को। तारों का आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किस चैप्टर में है? तो सिपाही की माँ चैप्टर में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1925 ईस्वी को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जानवर और जानवर मोहन राकेश की कृति है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की कृति नहीं है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुन्नी और मानव की माँ का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्नी। मुन्नी और मानव की माँ का नाम था बिस्नी। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो वर्मा में हो रही है लड़ाई। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ कौन है? तो बिस्नी है। बिस्नी को विष्णुदेवी लिखा गया है, लेकिन बिस्नी होगा। चलिए, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो पड़ोसन है, जो कि हमेशा बकबक बकबक करती रहती थी। रवेश क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटे सूत की बनी चादर होता है रवेश। चलिए, चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ भी समाप्त हुआ। अब हम लोग एंट्री करते हैं चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 है प्रगीत और समाज। इनके लेखक हैं नामवर सिंह। देखिए, प्रगीत और समाज, जब भी समाज में किसी का नाम होता है, देखिए जब भी कोई समाज में रहता है तो उसका नाम हो जाता है, इसीलिए उनका लेखक है नामवर सिंह जी। चलिए, चैप्टर नंबर 9 है और इस चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो प्रगीत और समाज है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो BHU से की थी। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की
कविता का अंश है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किस कवि की कविता का अंश है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह का कविता का अंश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 7 सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध है। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार क्या है। समाज के विशुद्ध व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार यह किस कवि के कविता का अंश है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता का अंश है। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निष्काव्य फकड़ है। निष्काव्य फकड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह को कविता के लिए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो आपका राइट आंसर होगा 1971 ईस्वी में नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तन गई ऋण किनकी कविता है। नागार्जुन की कविता है तन गई ऋण है। नामवर सिंह 1970 में किस विद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह की रचना है। दूसरी परंपरा का खोज किसकी रचना है। तो नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है जी। तो नामवर सिंह की रचना है। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी बिरला। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं कौन है। नामवर सिंह। बाढ़ की दाग में आदमी का खून लग जाता है यह किस कविता पंक्ति है। किसकी कविता पंक्ति है। तय तो यही था कविता की पंक्ति है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है। तो राइट आंसर होगा मुक्ति बोध की कविता है मैं तुम लोगों से दूर हूँ। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर होगा 28 जुलाई 1927 ईस्वी को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न आने वाला कल जो है यही नामवर सिंह का पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा 30 जो है यह नामवर सिंह का लिखा हुआ पुस्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निराला। क्वेश्चन